नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके दिल के सबसे करीब आपका नंबर वन न्यूज चैनल जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ वही खास कार्यक्रम जिसकी चर्चा आजकल पूरे हरियाणा में है, महारा विधायक माहरी चौपाल। आज हम जिनसे सवाल जवाब करने पहुंचे हैं, आजकल हरियाणा में उस जिले का बड़ा दबदबा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन, थोड़ा आसपास वाला इलाका जिला भी अगर जोड़ लें तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जलवा है। जी हाँ, हम फरीदाबाद में हैं और आज हमारी चौपाल में बतौर मेहमान यहाँ के स्थानीय विधायक और चंडीगढ़ में यानी हरियाणा सरकार में दबदबे वाले पावरफुल मिनिस्टर विपुल गोयल होंगे। उनको हम अपनी चौपाल में आमंत्रित करें, उसके पहले ये एक छोटी सी प्रोफाइल रिपोर्ट देखिए। आज हमारी चौपाल में आ रहे हैं फरीदाबाद हलके से महारा विधायक विपुल गोयल। 2024 विधानसभा चुनाव में विपुल गोयल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 48,000 से अधिक वोटों से हराया था। विपुल गोयल वर्तमान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल रही है। 2024 में विपुल गोयल फरीदाबाद से दूसरी बार विधायक बने। इससे पहले 2014 में भी विपुल गोयल ने फरीदाबाद से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, जिसके बाद विपुल गोयल तत्कालीन मनोहर सरकार में उद्योग मंत्री बने। लेकिन 2019 के चुनाव में जब विपुल गोयल फरीदाबाद से टिकट के एक प्रबल दावेदार थे और उनका टिकट लगभग निश्चित माना जा रहा था, तब पार्टी ने सबको चौंकाते हुए विपुल गोयल का टिकट काट दिया था। इसके बाद 2024 में पार्टी ने न सिर्फ पिछले चुनाव में विजयी विधायक का टिकट काटकर विपुल गोयल को फरीदाबाद से एक बार फिर टिकट दिया, बल्कि जीतने के बाद मंत्रिमंडल में भी जगह दी। आज हमारा विधायक मारी चौपाल में फरीदाबाद के विधायक विपुल गोयल से होगा उनके काम का हिसाब किताब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विपुल गोयल का। तो विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप इतने हैंडसम हैं, इतने एग्रेसिव, इतने चर्चित। ऐसा नहीं है कि जब आप कॉलेज में थे तभी मोहब्बत करने वालों की जमात थी। माशाअल्लाह, इस उम्र में भी कई लोग मोहब्बत आपसे करते हैं, बेइंतहा इश्क। 2014 में 45,000 वोट से आप जीते, मंत्री भी बने। 2019 में पार्टी ने कौन सा गिफ्ट दे दिया या आपसे मोहब्बत करने वाले आप पे इतने भारी पड़ गए कि 2019 में कहा कि विपुल जी थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। ये कौन लोग हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर मोहब्बत और द्वेष का कोई खाना नहीं है। या तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है हर वर्कर पर, हर पार्टी वर्कर पर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पार्टी वर्कर हो, माइन्यूटली देखते हैं और किसको कहाँ उपयोग करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये वो तय करते हैं। 2014 से लेकर 19 तक मुझे सरकार के अंदर रखा, कैबिनेट मिनिस्टर बना के रखा। 2019 से 24 के लिए, जो कि मेरे को और ज़्यादा बेटर तरीके से संगठन का काम मैं कर पाऊँ, उस तरीके की ट्रेनिंग देने का काम किया। मुझे पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी के जो संगठन के अंदर काम करने का काम किया। उसके बाद 2024 के अंदर फिर पार्टी ने कहा कि नहीं, तुम्हें ये चुनाव लड़ना है, तो हमने चुनाव लड़ने का काम किया। तो यहाँ पर कोई भी स्वयं कार्यकर्ता तय नहीं करता, यहाँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। अब मतलब विपुल जी, मेरा नाम शशि रंजन है, तो मतलब मेरे वाले कार्यक्रम में दिल से बात करनी होती है।
दिमाग को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, दिल से बात कीजिएगा कि जो सही है। शशि जी, मेरा भी दूसरा कार्यकाल है, 5 साल मैं संगठन में भी काम कर चुका हूँ जी। तो मैं जवाब कैसे कहाँ किस तरीके से, वो तो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो मुझे भी पता है। कुछ दिल्ली में लोग हैं उनको भी पता है कि आपको कब कहाँ कैसे क्या कितना, है ना, कहाँ चूड़ी टाइट करनी है, कहाँ कितना बोलना है। तो मैं तो ये समझ रहा था 2019 में फरीदाबाद और गुरुगांव, है ना, गुरुग्राम, जो अब तो गुरुग्राम है, इन दोनों जगह एक आपके मित्र उधर हैं राव साहब, एक इधर आप हैं गोयल साहब, है ना। फिर क्या हुआ 2024 में, आप तो खैर ठीक ठाक अपना करते रहे कैलकुलेटिव, उधर वाले गुरुग्राम वाले ने तो मतलब चूड़ी चढ़ा दी थी। तो ये मतलब कुछ लोग हैं जो ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा कि आपके घर से ही कहानी शुरू करते हैं ना, फिर आपको हिसार एयरपोर्ट पे भी ले चलेंगे, फिर आपके यहाँ गलियों में भी ले चलेंगे आपको। जी जी बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना यार, चूड़ी लूज करना, चूड़ी टाइट करना ऐसा कुछ नहीं है, तो दायित्व है, कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है। चलिए आप भारतीय जनता पार्टी का हाँ। मंत्री है, वो भी कार्यकर्ता है। हाँ। या मंत्री होना कोई ऐसी बात नहीं कि मंत्री हो गए तो हम भी किसी पद पर सुशोभित हो गए, अब हम लोग राजा की तरह एक्ट करेंगे। अरे यहाँ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छा, जब सेवक के रूप में कार्य करते हैं तो अब मैं सीधा ही पूछता हूँ, है ना, मुझे पता है ना, मैं सीधा ही पूछता हूँ। फरीदाबाद बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है। जब एक बड़ा कुनबा, बड़ा परिवार होता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी तरीके की पार्टी की नीतियों से बाहर चलकर काम करने का काम और कोई मनभेद, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। एक ही लाइब्रेरी का 2-3-4 बार यहाँ उद्घाटन हो जाता है, आप कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है। देखिए, जो लाइब्रेरी के उद्घाटन की बात है उसमें कोई ऐसा कोई विषय नहीं था। लाइब्रेरी का उद्घाटन वो उस दिन वो फरीदाबाद शहर से बाहर थे, क्योंकि वो उसमें के अंदर सबसे ऊपर उनका नाम था, उन्होंने ही लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था। लेकिन उस दिन अटल जी के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम था वो भी वहीं पर ही था। तो जब वो इस शहर के अंदर नहीं थे, हम लोगों ने उसका उद्घाटन कर दिया। उस शहर से बाहर 2-2.5 घंटे के बाद पहुंचे तो उन्होंने भी कर दिया। अरे लाइब्रेरी भी वही है, उद्घाटनों से क्या फर्क पड़ा। हालांकि ये भी सही है कि 2-2 बार उद्घाटन होने के बाद भी मैं गया था अभी, है ना। मैं तो आपको पता है कि जब कोई कार्यक्रम करता हूँ तो थोड़ा पढ़ने लिखने की कोशिश करता हूँ। वो लाइब्रेरी अभी ये देख रहा है कि तीसरी बार उद्घाटन हो, उसके बाद वहाँ काम शुरू होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है शशि जी, वो लाइब्रेरी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। सारी मतलब 2 बार उद्घाटन के बाद भी अभी भी उसमें तीसरे उद्घाटन की जरूरत है जब वो फंक्शनल हो जाए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुराने और बहुत कहते हैं ना दिल से पत्रकारिता करने वाले एक बड़े पत्रकार हैं हरियाणा के। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो सब रेडी है, लेकिन एक लाइब्रेरी को चलाने के लिए एक कहते हैं ना प्रोफेशनल लोग चाहिए। तो यूनिवर्सिटी, जो हमारी वाईएमसी यूनिवर्सिटी, उसके वीसी से मेरी कई बार बात हो चुकी, तो उन्होंने उसे देखा करा और कुछ लोगों को डिप्यूट करके कि प्रॉपर लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो, चाहे बुक्स की रेगुलर रख रखाव हो, बुक्स की ज़रूरतें, रोज़ नित नई बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सरकारी या प्राइवेट आदमी जिसको नॉलेज ना हो, मैं समझता हूँ उसका उस तरीके से रख रखाव नहीं कर पाएगा। तो जल्दी वहाँ पर वो वाईएमसीए उसे टेक ओवर कर लेगी और एक बहुत अच्छे तरीके से अगली बार जब आप फरीदाबाद आएंगे ना, उस लाइब्रेरी में भी चलेंगे। तीसरे उद्घाटन में मैं आऊंगा। उद्घाटन की जरूरत नहीं, उद्घाटन बनने के वक्त होता है कि जब उसकी बिल्डिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, उसका उद्घाटन हुआ था, बुक्स वगैरह सब आकर। और मैंने कहा ना उसको रनिंग के लिए कुछ दिन वो चलाई भी, लेकिन देखा कि उसमें दिक्कत आ रही थी, फंक्शनल दिक्कत आ रही थी। इतनी बढ़िया चीज़ फ्यूचरिस्टिक और हमारे जो फ्यूचर हीरोज़ हैं उनके लिए उसको बनाने का काम किया, तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उसे यूनिवर्सिटी को हैंडओवर करने का काम। इसी कार्यक्रम में आपके एक और परम मित्र हैं, आपके तो कई सारे मित्र हैं। जब मैं किसी इलाके में जाता हूं तो प्रॉपर रिसर्च करता हूं
है ना। घर में भाभी जी ही सिर्फ आपसे मोहब्बत नहीं करती हैं, और भी मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं। इसी कार्यक्रम में मूलचंद शर्मा जी थे। यही 2 बार उद्घाटन करने वाला सवाल मैंने उनसे भी किया, तो उन्होंने साफ साफ कहा, ऑन रिकॉर्ड, कोट एंड कोट, उन्होंने कहा कि विपुल जी को पता था कि हम आ रहे हैं, या नाम तो नहीं लिया, कहा कि जो लोग थे वहाँ उनको पता था कि हम आ रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते तो क्या होता। नहीं, चलो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये कोई इतना लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको डिस्कशन किया जाए, इसको बार बार करा जाए। लाइब्रेरी वहाँ है, सरकार के पैसे हैं, पब्लिक की, जनता की भलाई के लिए सरकार ने पैसे लगाए, उसमें उद्घाटन विपुल गोयल करे, कोई और करे, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। वो चीज़ बनकर तैयार होगी, शहर के लिए चीज़ बनी है, लोगों के काम आएगी। हमारा जो भारत का भविष्य, हरियाणा का जो भविष्य है, युवा उससे लाभान्वित होगा। ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, उद्घाटनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारा का सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को, मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने फरीदाबाद के अंदर एक ऐसी चीज़ को स्थापित करने का काम किया। मुझे पता है कि आप बहुत सुलझे हुए, बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, है ना। लेकिन आपसे तजुर्बा बहुत कम ना ना ना, अरे ऐसा ऐसी बात एकदम नहीं है। मैं तो मूलचंद शर्मा जी से कह रहा था कि आप पहले विधायक, फिर मंत्री, एंड बैक टू पवेलियन, विधायक हो गए। पड़ोस में देखिए, पहली बार जीते विधायक, फिर मंत्री बने। आप लोगों ने, मतलब जिसने भी टिकट कटाया, गलती से आप लोग निकल गया, दिल की बात है ना, वो निकल जाती है कई बार, तो टिकट कटवा दिया, फिर टिकट मिला, फिर जीत गए, और जीतते मंत्री हो गए। हमने कहा देखिए, एक तो वो जीतते हैं तो मंत्री हो जाते हैं, आपके पड़ोस में ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि सिर्फ जीतना नहीं, जीतने के बाद चंडीगढ़ वाले में भी कोई दबदबा रहे। तो मैंने कहा अड़ोस पड़ोस से ट्रेनिंग लिया कीजिए। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग लेने वाला आदमी भी ढंग का हो तब तो ट्रेनिंग लो। देखिए, चलो, मूलचंद शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व में मंत्री हैं। अब पता नहीं, मैं तो वो गुफ्तगू देखी नहीं, कोई नहीं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये सब बातें की, लेकिन ठीक है, ट्रेनिंग। और यहाँ पर एक बात मैं आपको शशि रंजन जी क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इतना दबदबा नहीं रखता, और पार्टी की कार्यशैली भी ऐसी नहीं है कि कोई किसी को टिकट दिला सके, यहाँ किसी को टिकट कटा सके। ये सब काम हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और वही निर्णय लेता है। बड़े बड़े लोग जो बहुत लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे, किसी की कटाना चाहते थे, सक्सेस नहीं हो सके, ऐसी कोई हमारी पार्टी की परिपाटी नहीं है। हमारी पार्टी का जो सिलेक्शन सिस्टम है वो ऊपर से चलता है, और शीर्ष नेतृत्व सबको मॉनिटर करने का काम करता है। चलिए, मुझे पता है कि आप कंट्रोवर्सी में कम पड़ते हैं। अब आपको एक बाइट सुनाते हैं, है ना। मैं तो देखिए जाता हूँ तो पूरी तैयारी करके जाता हूँ। अब आप मुझे इधर उधर घुमाते रहेंगे। ये बाइट सुनिए, ये आपके सपने में भी ये आवाज गूंजती होगी। जरा प्ले कीजिए कृष्णपाल जी को। क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का, आणि मैं हत्या शहर को करूंगा लूट के खा गए तुम। जेल सारा बाहर का में बाल लग रहा है यहाँ। टैग वो लग रही है ऊपर से तो नीचे टूटती है। तो नगर निगम में लूट खतरा बचा रखा है यहाँ। मचा रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग के पता ही नहीं पेड़ अब 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी कितने 4 साल ही फिर तोड़ के बना रहे हैं। रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। तो माल गंदा खाते मसाला तुम, महकमे ने इनको समझा दो हिंदी में। नहीं माल खाते हैं, ये बदनामी हम होती है इलाज सरकार कर की। देगा पूरा इनका। नहीं आप अकेले तनख्वाह जाओगे, ये क्या करते हैं जो तनख्वाह देता? आप अकेले हो ये जो सिर्फ कमीशन सामान लेते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ कहूँ? हाँ क्या? प्लीज़ ज़रूर पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ये कृष्णपाल गुर्जर जी बड़े मंत्री हैं, दिल्ली में हैं। ये कुछ कह रहे थे, मैंने कहा ना कि ये तो गूंजती होगी आवाज इसमें आपके क्या कानों गलत में। इसमें क्या गलत बात कही? अगर कोई उनकी नॉलेज के अंदर ऐसा केस आता है कि जहाँ रोड ख़राब है, रोड की क्वालिटी ख़राब है, उसमें काम में डिले है, कोई चीज़ पेपर्स पर है और फिजिकल वहाँ नहीं है, तो उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, उस पर संज्ञान लेना नेताओं का काम है। इसीलिए जो है नेताओं का चुनाव होता है। उन्होंने वो लिया, और उन्होंने जो बात कही उसके लिए उसकी बात को
अहम मानते हुए उस पर 10 साल की जो इंक्वायरी है उसका जो है हम लोगों ने विजिलेंस को लेटर भी लिखा और उस पर इंक्वायरी चालू भी होगी। अच्छा, जो कृष्णपाल जी ने कहा जिन मसलों पर, तो उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है? बिल्कुल शुरू हो गई है। सारी फाइलें सब डिपार्टमेंट से सब चेक करने का काम विजिलेंस ने कर दिया। आज 15-20 दिन हो गए। मैंने विजिलेंस को लेटर तभी लिख दिया था कि हमारे कृष्णपाल जी यहाँ पर एक स्थापित नेता है, उन्होंने जो बात कही है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौन कौन उसमें संलिप्त है वो भी पता लगना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है कि कौन कौन है उसमें, किस अधिकारी ने गलती की है, क्या करा है, सब पता लगना चाहिए। किसके शह पे गलती की है। चलो ये तो बात जो है ना, इसको तो ऑथेंटिक कभी हो ही नहीं सकती, किसके शय पर करिए क्या करिए। लेकिन इंक्वायरी करवा दी आपने, 15-20 दिन पहले ये इंक्वायरी शुरू हो गई। शुरू हो गई। तो रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, उम्मीद है कुछ? अब देखिए 10 साल का कार्यकाल की इंक्वायरी की बात उन्होंने बात रखी थी, तो 10 साल के लिए सारा का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा होना, कंपाइल होना, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। हाँ, मतलब चूंकि आपका ये वाला टेन्योर तो 1.5 साल है, बीच में 5 साल आप थे नहीं, उसके पहले भी ये महकमा था नहीं आपके पास, तो ठीक है 10 साल का मतलब। महकमे से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे तो थे ना, तो हमारी जिम्मेवारी है। अगर कुछ हुआ होगा तो उसमें कृष्णपाल जी भी थे, मैं भी था, मूलचंद जी भी रहे हैं। हाँ, तो मूलचंद जी भी रहे, जी, सबकी जिम्मेदारी है, जी, जी, देखेंगे जी, उसे जी। चेक करेंगे। हाँ, मतलब कृष्णपाल जी भी थे, मूलचंद जी भी थे, सबकी। मैं भी था। आप भी थे, हाँ, नहीं ठीक है, तो इंक्वायरी शुरू हो गई है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए एक दिशा की मीटिंग में जो बात निर्णय लिया गया, ऑफिशियल मीटिंग, और इतने बड़े नेता ने बात उठाई, और एक अथॉरिटी ने, हाँ, अथॉरिटी मंत्री की बात नहीं है, जो उस मीटिंग में अथॉरिटी थे, हाँ। उन्होंने जो बात उठाई तो अथॉरिटी। तो अब दूध का दूध, पानी मतलब पानी का पानी सब हो जाएगा, है ना? ठीक है। आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद बीजेपी में कोई समस्या नहीं है, तो मैं घूम रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था, यहाँ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, अब तो महकमा भी अर्बन लोकल बॉडीज है आपके पास, इन दोनों का अब तक कुछ हो नहीं पाया, क्या वजह है उसकी? कोई टेक्निकल है या कुछ पॉलिटिकल है? मैंने क्या कहा, एक जब बड़ा परिवार होता है, सहमति शाम को डिनर में क्या बनेगा उस पर भी नहीं हो पाती है कई बार। इसका ये मतलब नहीं है कि मतभेद है या मनभेद है, ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और पंचकुला का चुनाव आपने देखा, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर पूरे कार्यकाल में नहीं बने, चला। लेकिन उसकी डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर की पावर को 50 लाख से 2.5 करोड़ किया। फिर आज उन्होंने जो हमारी फाइनेंस कमेटी है उसका चुनाव कर दिया। जिस दिन होगा मेयर डिप्टी मेयर का संगठन बैठेगा, क्योंकि कई चीज़ें और भी प्रायोरिटी होती है। हरियाणा का ही संगठन बनना था, अर्चना गुप्ता जी हमारी प्रदेश की नई महिला जो है अध्यक्ष बनी है, तो कोई ऐसी बात नहीं, किसी भी तरीके की बात नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार भी है, पार्टी का अधिकार है, जिस दिन चाहेंगे उसी दिन चुनाव हो जाएगा और बन जाएंगे। और अभी तो जो काम ना रुके उसके लिए फाइनेंस कमेटी को आप लोगों ने देखा नामित कर दिया गया। फाइनेंस कमेटी भी बनते बनते बहुत देर हुई। मैंने कहा ना। अच्छा, मैं सीधा सवाल करूं क्या? नहीं करी, आप तो करेंगे, मेरे कहने से कौन से रुकेंगे हम। ना मतलब आई नो यू। अब क्या करूं सर, मेरे पास नीम के पत्ते, करेले का जूस यही रहता ही है सर, है ना? आपको गुलाब जामुन खिलाऊंगा, डायबिटीज हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ ऐसी। और आपका जो, क्या ये सच नहीं है, क्या ये सच नहीं है कि फरीदाबाद में बीजेपी के नेताओं के बीच इतनी टकराव है कि बहुत सारे मसले लटके पड़े हैं, उनमें एक ये डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर, क्या ये सच नहीं है कि आपके बीच और एक और मंत्री जी हैं उनके बीच? मेयर डिप्टी मेयर कोई किसी तरीके का, मैंने कहा ना, ये तो पार्टी का निर्णय है। जिस दिन पार्टी सोच लेगी उसी दिन शाम को लिस्ट आ जाएगी और मेयर डिप्टी मेयर चुन लिए जाएंगे। अभी फाइनेंस कमेटी देखी ना आपने, लिस्ट आई, मोबाइल के अंदर पड़ा भी, ठीक है ये नाम आ गया, ये लोग फाइनेंस कमेटी के मेंबर बन गए। इसलिए कोई किसी तरीके, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई मुद्दे नहीं है। बड़े कुनबे जब होते हैं वहाँ पर ये छोटी मोटी बातें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप बॉलीवुड स्टाइल में कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आप उसे जैसे समझ लें, बात तो यही है।
चलिए, मुझे पता है, आपको हिसार ले चलते हैं। हाँ, एक आपके और मित्र हैं, क्रांतिकारी मित्र हैं, जयप्रकाश नाम है। कहते हैं कि भाई साहब पहले तो मेरा फंडा क्लियर कराइए। बोलते बोलते उनके गले में खराश आ गई है। ये एयरपोर्ट है कि एरोड्राम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है कि फ्लाइंग स्कूल है? जरा जेपी जी को सुनाइए एक बार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से। पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। झगड़ा क्या है, जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का, ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। जयप्रकाश जी बोलते बोलते गले में खराश है। ये है क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, एरोड्राम है, क्या है? जयप्रकाश जी सीजन नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे हैं, मेरे साथ विधायक भी रहे हैं 2014 से 19 के अंदर। वो कोई अच्छे तरीके से सब समझते हैं कि क्या बात कैसे है, लेकिन वो जिस पार्टी का आज जिसकी मेंबरशिप है, जिसके तहत वो आज उसका प्रतिनिधित्व करते हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी का, तो वो उनकी भाषा शैली उसी के हिसाब से होती है। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमने कभी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात नहीं की। माने प्रधानमंत्री जी आए थे, आज डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करके गए थे, और जिस दिन इंटरनेशनल फ्लाइटें वहां से चलेंगी उस दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। लेकिन आज उसके अंदर डेवलपमेंट की बात न करो। आज वहाँ से अयोध्या की फ्लाइट जाती है, वहाँ से दिल्ली के लिए फ्लाइट जाती है, वहाँ से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट जाती है, वहाँ से जयपुर के लिए फ्लाइट जाती है। और खाली फ्लाइट चलाने का काम ही नहीं, जैसी जैसी डिमांड आ रही है, फुटफॉल है, उस तरीके से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा टर्मिनल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसको हम कार्गो एयरपोर्ट, क्योंकि हमने एयरपोर्ट वहाँ पर बनाया है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और रोहतक से लेके सिरसा तक जो वहाँ की डेमोग्राफी है, जो वहाँ की इकोनॉमिक्स है, जो आज एग्रीकल्चर बेस्ड है, इस एयरपोर्ट के फुली फंक्शन होने पर जब इसकी 3000 एकड़ ज़मीन के अंदर जो जो एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हब है वो जब डेवलप होकर तैयार हो जाएगा, वहाँ की डेमोग्राफी बदल जाएगी, वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर चली जाएगी, और लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसे NSIDC के साथ कोलैबोरेशन, भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन किया है, और वो जमीन उनको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार को उसके साथ 50-50 का जॉइंट वेंचर हो गया है, और उसके अंदर पहले हम एविएशन हब वहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर एविएशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पर आएंगी, चाहे वो MROs हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो और चीज़ें ऐसी हो कि जो वहाँ से कार्गो के द्वारा एक्सपोर्ट हो सकें। इस तरीके से कार्गो हब भी उसे डेवलप करने का काम किया जाएगा। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई झूठ नहीं बोला, और जो कहा है उसे करके दिखाया है। माने प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, माने मुख्यमंत्री जी वहाँ थे, मैं स्वयं वहाँ पर था। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी किस लिए बोल रहे थे, किस लिए नहीं बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही किस तरीके से कर सकते, आप खुद बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए वो किस तरीके से हमारा गुणगान करेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हमारी बात सही है या गलत है, उसका पैमाना होता है जब वोट होती है। तो अभी 1.5 साल पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, 2025 के अंदर नगर निकाय चुनाव हुए, 2026 के अंदर फिर नगर निकाय चुनाव हुए। कांग्रेस को लोगों ने सिरे से नकारने का काम किया, उनकी बातों पर मोहर लगाने का नहीं, उन्हें झुठलाने का काम किया है। तो इसलिए जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस की आपने बात की, इसके पहले कि मैं फरीदाबाद एंटर करूं आपके हलके में, कांग्रेस के लोग कई बार ये कहते हैं कि
जो आप कह रहे हैं, चाहे वो नॉन स्टॉप हरियाणा है ना, बिना खर्ची पर्ची वाली सरकार, या किसानों का मुद्दा, तमाम तरह के जो मसले आप उठाते हैं, कांग्रेस का कहना है कि ये सब आई वॉश है, ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है, ज़मीन पर त्राहिमाम है। हालांकि ये भी सच है कि लोकतंत्र में इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होता है। बावजूद उसके उनका कहना है कि ये तो ईवीएम में गड़बड़ी कर करके जीत जाते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के लोगों का कहना है कि बीजेपी को इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही क्या है, चुनाव बाकी लोगों को लड़ने दीजिए, सरकार तो बीजेपी को ही बनानी है ना। इधर चुनाव हुआ, उधर टीएमसी के कई सांसद उधर पहुंच गए। तो कांग्रेस का कहना है कि, या राहुल गांधी कहते हैं, पूरी कांग्रेस कहती है कि ये सब मैनिपुलेशन है। देखिए, जब किसी को कोई मुद्दा ना मिले ना, और बार बार अब तो लोग इस बात पर मखौल उड़ाने लगे हैं। जब झारखंड के अंदर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम कोई झुठलाती नहीं है, जब तेलंगाना के अंदर जीतते हैं जब कुछ नहीं होता, जब हिमाचल के अंदर सरकार बनती है कुछ नहीं होता। और टीएमसी ने 2021 के अंदर लास्ट चुनाव जीता, जबकि सारी मीडिया बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब तो ईवीएम हैक नहीं हुई। अरे भाई, अपने कर्मों को देखिए, उन्हें ठीक कीजिए, वो हैक हो गए हैं, वो लोग जान गए हैं कि आप किस तरीके की झूठी बातें करते हैं, उन्हें ठीक कीजिए। माननीय मोदी जी से बड़ा विजन लेकर आइए, ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा जो लोकसभा में बोलकर कुछ सीटें ले ली थी कि संविधान को खतरा है, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईवीएम हैक हो गई। बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा सा स्क्रीन लगा लिया, उनके सुपरस्टार राहुल गांधी जी स्क्रीन पर आते हैं, आप सब लोगों ने देखा उसे। और ये हरियाणा के अंदर वोट चोरी होगी इतनी सारी, यहाँ पर इतनी वोट चोरी होगी। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन है, उसने कहा आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, हम उसे एग्जामिन करके भेजेंगे। तो नदारद भाग खड़े हुए, और जब उसका हमने भारतीय जनता पार्टी ने उसका सर्वेक्षण कराकर उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी कराकर उनको भेजी तो 0 सन्नाटा, कुछ भी नहीं निकला। उसके लिए हमने कहा विधानसभा के अंदर बहस करते हैं, विधानसभा छोड़कर भाग गए। लेकिन कैमरे के आगे, मीडिया के आगे सिर्फ ये बोलना है कि वोट चोरी हो गई, ये हो गया, ईवीएम हैक हो गई। अरे जुमला, कोई नया जुमला लाइए, अपनी इज्जत बचानी है। आप इतनी पार्टी चलाते हो, इतनी पुरानी पार्टी को चलाते हो, कोई नया जुमला लेकर आइए जो लोग उस पर विश्वास करें। अब तो मीडिया और लोग मखौल हंसी उड़ाने लगे हैं, आप नहीं हंसते जब वो ईवीएम की बात करते हैं। मैंने शशि रंजन जी को भी देखा है, कई बार हंसी से शुरुआत करते हैं। मैं तो हंसता रहता हूँ सर। सुना है कि बाबा रामदेव कहते हैं हंसने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो मैं तो हर जगह हंसता रहता हूँ, है ना। मेरी हंसी पे मत जाइएगा सर, मैं हंसता हूँ अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए। स्वास्थ्य तो आप ठीक वैसे ही रख रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं कि करने से होता है, तो मैं हमेशा करता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ। अच्छा, ये सुना है कि कांग्रेस के आपके कई मित्र हैं, वो कहते हैं कि आप कई सारे रुमाल, 2 4 5 रुमाल गाड़ी में अपनी जेब में लेकर के चलते हैं। सुनवाते हैं जरा, क्या राज है उसके पीछे, सुनाइए जरा बलजीत जी को। अजरुद्दा का हाल देखिए जाके, अजरुद्दा देखिए, सी गांव का देखा, और इसका बुढ़ेना गांव का हाल देखिए, और ये दौलताबाद गांव का हाल देखिए जाके। और अजंदोरीगार सलम बस्ती वाले बेचारे खारा पानी पी रहे हैं, वो मूलभूत सुविधा है नहीं। उन्हें इस वजह से बना था विपुल गोयल पे सुविधा देंगे, तुम्हारी कॉलोनी को पक्की करने का काम करेंगे और मूलभूत सुविधा मिलेगी, तुम्हारी रस्ती करवा देंगे, पक्की कॉलोनी करागे। ये जनता ने झांसे मांगे वोट देने का काम किया। आज वहां शिकल दिखाने का काम ही मंत्री एमएलए का। किसके पास जाए मंत्री एमएलए? को डेथ में जाता था पीए को भेज देते हैं, वे कहते हैं भाई पीए को वोट दिए, मंत्री को दिए। बड़ी शर्म की बात है। आज सेक्टर वाले जूझ रहे हैं, कई रोज व्यापारी आता है, जनता ढूंढ रही है विधायक मंत्री को, हाँ को पकड़ के लाएगा, उसका नाम देंगे, मिल ही ना रहा। चंडीगढ़ घूम रहे हो तो जनता का ये मूलभूत सुविधा है, छोटे पर्सनल भी काम होते हैं, वो आते हैं, ऑफिस में जाते मिलते नहीं है, घर में को मिलने नहीं देता। पूर्वी विधानसभा की बात छोड़ दो, जो आपके ऑफिस के पीछे बुरा हाल है, पहले भी विधायक रहे, अभी विधायक रहे, वहां जाके देख लेना, बाकी विधायक छोड़ो, वो सुधार कर लो। पहले आपने पीछे नहीं जाके देखा, पिछवाड़े में, आपके ऑफिस के पिछवाड़े में क्या हालात है,
जनता रुमाल लगा के इन बातों से मैं इसका जवाब देता हूँ। बहुत बुरा हाल है। और लोकतंत्र के अंदर इनको जवाब दे रखा है जनता ने, एक बार नहीं कई बार दे रखा है कि विपुल गोयल ठीक है या ये ठीक है, विपुल गोयल की कार्यशैली ठीक है या ये ठीक है। ये यहाँ पर हर क्षेत्र से आए हुए लोग बैठे हैं कि विपुल गोयल क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, अच्छे तरीके से सब लोग जानते हैं और देखते हैं। आप ग्राउंड पे जाके बोलेंगे तो मतलब सत्यनारायण की कथा करेंगे, अगर मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। इनकी दुकान तो तभी चलेगी जब ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन रही डेवलपमेंट की और विकास की बात, तो हम लोग कोई आ जाइए, आंकड़ों के साथ हमारे साथ बहस कीजिए। और जब आपने देखा ना चुनावी रैली हुई थी, पहली चुनावी में माननीय अमित शाह जी आए थे, उन्होंने इनको नहीं इनके नेता को कहा था, हुड्डा साहब किसी चौक पर आ जाइए, विपुल गोयल को भेज दूंगा मैं और बता देना, दो हाथ कर लेना कि क्या किस तरीके की विकास कार्य फरीदाबाद के अंदर हुए, विकास कार्य फरीदाबाद के अंदर नहीं हुए। तो इसलिए पिछले 12 साल के अंदर फरीदाबाद के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुआ है और फरीदाबाद एक बहुत ही विकसित शहर की और अक्सर है और विकसित शहर है। और इसकी कनेक्टिविटी अभी जो हमने जेवर से हुई है, और चाहे बॉम्बे हाईवे हो, नेशनल हाईवे गुजरते हो, कितने सारे वो करने उनको कनेक्ट करने का काम किया है। तो आने वाले दिनों में फरीदाबाद एक नया इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कई बार मैं ये और कई लोग ये चर्चा करते हैं, एनसीआर में ये 2-4 शहर बड़े या इलाके बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक गुरुग्राम है अपने हरियाणा में, एक फरीदाबाद है, हालांकि उधर नोएडा है, गाजियाबाद है, वो यूपी में चला जाता है। गुरुग्राम का जो डेवलपमेंट है और फरीदाबाद का जो डेवलपमेंट है, और दोनों बहुत दूर है भी नहीं, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, फरीदाबाद और गुरुग्राम हमारी बिजनेस कैपिटल है और 250 से ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनीज के एशियन हेड ऑफिस यहाँ पर है। और हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है। उसका लोकेशनल एडवांटेज था, वो एयरपोर्ट के पास था, दिल्ली से कनेक्टेड था, कनेक्टिविटी उसकी पहले जब भी हुई बेटर थी और उसमें एक्सपेंशन के लिए बहुत जगह थी। लेकिन जैसे जैसे अब फरीदाबाद की बात आई, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को चाहे दिल्ली से कनेक्ट करने की बात है, आपने देखा कि सराय काले खां से अगले कुछ दिनों में 25 मिनट के अंदर फरीदाबाद आ जाएंगे। बॉम्बे एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम किया, नया जेवर एयरपोर्ट जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा करने का काम कर रहे हैं। अगले 6-8 महीने के अंदर हम लोग 30 से 35 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर भी फरीदाबाद को अनेक को सौगातें दी और कहा कि इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी की तर्ज पर हम फरीदाबाद को डेवलप करेंगे, तो आने वाले दिनों के अंदर जो खाका जो सरकार ने अपने जो विजन को रखा है, तो आप देखिएगा आज फरीदाबाद तरक्की कर रहा है, लेकिन किस तरीके से ग्लोबल सिटी की ओर जाएगा वो आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज पहली बार फरीदाबाद आ रहा हूँ, पता नहीं पिछले कितने दशकों से मैं फरीदाबाद आता हूँ और मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहता हूँ। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ है ना, और वो दिखता भी है, नहीं दिखता है तो उनकी समस्या हो सकती है, मुझे सच को सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, इसके साथ ही एक सवाल, जब मैं यहाँ घूम रहा था तो मुझे कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग मिल गए और उन्होंने कहा कि शशि जी एक बार आप मेरे साथ राजा नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चलिए। तो मैंने समझा कि क्या मसला है, हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे। फिर मैंने उस पर इकट्ठा किया, 74 करोड़ रुपए खर्च हो चुके, काम पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने पता किया, सही या गलत आप बता देंगे, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये काम सौंपा गया। पुनर्निर्माण आधुनिकीकरण के लिए 292 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। 2019-20 के आसपास ये शुरू हुआ, 5-6 साल हो गए, लेकिन अब तक वही ढाक के 3 बात। जब आप गुरुग्राम फरीदाबाद के लोगों को ये लगता है कि दिल्ली से उतने ही करीब हम भी हैं, दिल्ली से उतना ही करीब गुरुग्राम भी है, तो फिर फरीदाबाद के चुने हुए प्रतिनिधि, और चुने हुए क्या, मैं तो कहता हूं जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जीतना हारना तो एक अलग चीज है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है कि इस इलाके को बेहतर बनाए। एक स्पोर्ट्स को लेकर करके एक इतना अच्छा स्टेडियम वो सिरे नहीं चढ़ पा रहा है।
देखिए वो सिरे बिल्कुल चढ़ा 2019 के अंदर। मैंने जो अपनी पॉलिटिकल रैली जो लोग करते हैं, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं, उस रैली के अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम नारसिंह स्टेडियम हमने अलॉट कराया था। 140 करोड़ रुपए की योजना प्राइमा फेसी इसकी बनी थी और उस पर काम शुरू हो गया। उसके बाद मैं सरकार में काम ना देखकर पार्टी के अंदर मेरे को जो दायित्व दिया गया, मैं वहाँ पर काम देख रहा था। तो इसके अंदर 74 करोड़ रुपए का जो काम हुआ उसमें कुछ लगा कि अनियमितताएं हैं, तो उसके लिए विजिलेंस इंक्वायरी बैठी। तो विजिलेंस इंक्वायरी जब बैठी तो उसकी जांच पड़ताल हुई, उसकी रिपोर्टें बनी। लेकिन फिर दोबारा मुझे पार्टी ने दायित्व दिया, मैं चुनावी राजनीति के अंदर आया और मुझे पार्टी ने मंत्री बनाया। तो उसके बाद मैंने जो पुरानी चीज़ें थी उन पर संज्ञान लिया। फिर मैंने विजिलेंस की जो इंक्वायरी थी, तो विजिलेंस की इंक्वायरी चलती रहेगी, काम रोकने का क्या मतलब है। आप जिसको भी जो नोटिस करना है, तो वो बात को सभी अधिकारियों ने माना, उसको क्लियरेंस देने का काम किया कि उसको काम को आगे बढ़ाया जाए। तो वो सारी की सारी रिपोर्ट बन गई। जो 292 करोड़ रुपए FMDA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ये काम कि FMDA का क्या मतलब, जो कॉम्पिटेंस जो पहले जो कर रहा था, जिसने 74 करोड़ रुपए का काम करा है और जो पूरी की पूरी DPR बनी थी, उसी DPR को आगे बढ़ाकर काम किया जाए। अब उस पर हम लोग बिल्कुल जल्दी तरीके से, जो लास्ट हमारी FMDA की बैठक थी उसके अंदर से भी ट्रांसफ़र करा के वापस अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे दिया गया। उस पर तेज़ी से काम की और अग्रसर हो रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी रिवैम्प करने का, जब 1-2 साल से काम बंद हो तो ऑब्वियसली उसको स्टार्ट करते हुए महीने 15 दिन लगते ही हैं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इंटरेस्ट की भी बात होती है, इसमें कोई ह्यूमन स्वभाव है। क्योंकि मेरी पॉलिटिकल अनाउंसमेंट थी, मैंने इस पर वो दिया, तो हो सकता है किसी का ध्यान कम रहा हो, किसी का ज़्यादा रहा हो। विपुल गोयल का ध्यान है तो उसने फिर आगे इसे दोबारा चालू कराने का काम किया और अब जल्दी जो स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम फरीदाबाद को मिलेगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। एक और सज्जन हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, जरा नेक्स्ट प्ले कर दीजिए एक बार। वरुण सौकन जी है, समाज सेवी है। हाईवे से जितने भी रोड्स आ रहे हैं हमारे टच हो रहे हैं। जैसे सेक्टर 8 वाला रोड है सर्वोदय हॉस्पिटल में, अंदर से आती है रात को, वहाँ पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड बन चुका है। जब 15-16 करोड़ का रोड बना दिया आपने, तो उसमें लाइटें लगाने में कितना पैसा लगा। दूसरा, इन्होंने खुद ही लाइब्रेरी बनाई थी पिछली योजना में, एक योजना तो लड़ी नहीं चुनाव, ये टिकट नहीं मिली, उससे पहले उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करके गए थे और 2 मंत्री अब कर चुके हैं, लेकिन अब भी उसमें एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो बंद है। क्यों बंद है? उसके AC वेसी सारे बाहर पड़े हैं, उसकी मेंटेनेंस का टाइम पूरा हो लेगा। मैंने कुछ टाइम में देखा है कि बैंक्वेट हॉलों को तोड़ा जा रहा है, ये साधन वाटिका तोड़ दिया, वेलकम तोड़ दिया, लेकिन आप अभी जाके देखिए वहां दोबारा से काम शुरू हो रहा है। ये है क्या, समझ में नहीं आ रहा। तोड़ा गया है तो दोबारा क्यों बन रहा है, और सही था तो तोड़ा क्यों गया था, ये भी देखने वाली चीज है। मंशा पे शक जाता है इसमें, मैं नहीं कह रहा कि पुलगोल जी, लेकिन उनको ध्यान देने की जरूरत है। और जो रोड्स को चौड़ीकरण का, जो रोड के नाम के ऊपर जो आप बिल्कुल मिट्टी निकाल के ला रहे हो पेड़ों के नीचे से, आप एक तो कहते हो पेड़ लगाओ और दूसरा फिर पेड़ों को उजाड़ने का काम कर रहे हो, दोनों चीज एक साथ नहीं होती। तो आप एक काम कीजिए, कम से कम पेड़ों को आपने जो करना है चौड़ीकरण करिए, लेकिन पेड़ों को हाथ ना लगाया जाए। रोडों के रैंप कईयों के गलत बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पेड़ों को बलि चढ़ा दो, आप बराबर कर दो, लेकिन पेड़ों के साइड से पूरी मिट्टी निकाल के फिर बारिशों में पेड़ गिर जाते हैं, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कुछ जेन्युइन सवाल है, उस पर आपका जवाब। देखिए, ये सारी बातें तो हमारी हो चुकी हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड बात भी हो चुकी है, वो भी। और रही पेड़ों की बात, आज देश के अंदर इतने सारे नेशनल हाईवे पड़े, तो उसके लिए परमिशन लेके पेड़ों की कटिंग भी की गई है। अगर डेवलपमेंट आएगी तो उसमें पेड़ कटेंगे भी, लेकिन आप फरीदाबाद के अंदर बच्चे बच्चे से पूछ रहे हैं, इस फरीदाबाद के लोगों ने करोड़ों पेड़ लगाने का काम किया है, नए पौधे लगाने का। आज भी जहाँ ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब कैसे हो सकता है कि रोड के बीच में रोड चौड़ी कर रहे हैं, 4 पेड़ खड़े रहे, क्या वो रोड चौड़ी होगी क्या? आप खुद बताइए। ऑब्जेक्शन या किसी के ऊपर आरोप का क्या काम है, तो किसी पे कोई भी कुछ भी बातें लगा दे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आज हम नितिन गडकरी जी को कहते हैं कि तुमने लाखों पेड़ काट दिए। अरे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक मिसाल पैदा कर दी है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो उसके लिए ये सब चीज़ें कुछ होती हैं, बिल्कुल ठीक है, हमें जितने पेड़ कटे हैं उसके 10 गुना पेड़ लगाने चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, वो सब काम हम कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट को, रोडों को चौड़ा करने के लिए, जहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई है या जहाँ ट्रैफिक बढ़ गया है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि
संकल्पित हैं कि हम पेड़ों को काटेंगे नहीं। अरे भाई, जहाँ पर पेड़ों को उगाएंगे भी, पेड़ों की जरूरत होगी तो उसे हटाने का उसका उसे दूसरी जगह उसका एक ट्रांसफर करने का प्रावधान भी है कि अगर आप एक काटते हैं तो उसके जगह पे इतने आपको नए लगाने उससे होंगे। ज्यादा, कहीं ज्यादा लगा रहे हैं शशि रंजन जी। आप देखिएगा फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के लोगों को लिम्का बुक अवार्ड से नवाजा गया है पेड़ लगाने के ऊपर। और आज भी हमने करोड़ों को पेड़ लगाने का नहीं, उगाने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से नमो वन 26 किलोमीटर का इस बॉम्बे हाईवे के साथ साथ शुरू किया। आप देखेंगे आधा काम वहाँ पर तैयार हो गया, बन गया। और जगह जगह हम लोग इको वन जो शहर के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने 5 जून को 45 इको वन जो 1 महीने के अंदर चालू कर देंगे, ऐसा संकल्प लिया है। और 15-20 से ज़्यादा हम लोग बना चुके हैं और आगे हम सैकड़ों बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया। इसलिए चिंता ना करें, पेड़ों का ध्यान हमें अच्छे तरीके से है। लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ मजबूरी होती है, बात ठीक है, बिल्कुल नहीं, पेड़ आज बहुत ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरत होती है तो वहीं पर ही देश की डेवलपमेंट के लिए, शहर की डेवलपमेंट के लिए करना पड़ता है, और वो भी ऑथराइज परमिशंस के साथ। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया। आपको पता है जनता तो जनार्दन है, वो सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं हम लोगों की भी लेती रहती है, और कई बार सोशल प्लेटफॉर्म पे तो हमारी ऐसी तैसी भी कर देती। एक सज्जन ने हमें लिख करके भेजा कि शशि जी आप ये कहते हैं कि आपके पास नीम के पत्ते, करेले का जूस है, तो अगर आपके पास इतना सब कुछ है तो विपुल गोयल जी से जब आपके कार्यक्रम में आए तो जरूर पूछिएगा कि उन्होंने एक गांव गोद लिया था, सिही गांव। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सिही गांव। और आप अगर सत्ताधारी पार्टियों की चमचाई ना करते हो तो उनसे पूछिएगा कि उस गांव की हालत क्या है। हम गांव वाले ये जानना चाहते हैं कि जिस गांव को हमारे मंत्री जी ने गोद लिया, वहां पर सड़कों की हालत ऐसी है कि चलना मुश्किल है। क्या इस बात का इल्म है मंत्री जी को? हिम्मत हो तो ये पूछ के दिखाइए। नहीं, हिम्मत आपके अंदर भी है, हिम्मत विपुल गोयल के अंदर भी है जवाब देने की, क्योंकि विपुल गोयल ने धरातल पर काम किया है। ये मेरी घोषणा थी 2015 के अंदर, मैंने गांव को गोद लिया। और जब मैं 19 तक विधायक रहा इस क्षेत्र का, हमने सी गांव के अंदर बहुत भारी पैमाने पर डेवलपमेंट करने का काम किया। आप मुझे पहले भेज देते तो मैं आंकड़े लाता कितने करोड़ रुपए सी गांव के अंदर लगे। और आज भी जब दोबारा विपुल गोयल आया है, 30 करोड़ रुपए पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक डीपीआर बनाकर उस गांव का टेंडर लगा हुआ है, जो कि 2-4 दिन के अंदर खुलने वाला है। और 50 करोड़ रुपए टोटल उस गांव के अंदर बनाने की परियोजनाएं जो है हम लोगों ने की हैं। लेकिन गांव की हालत आप देखेंगे, आज गांव के वासियों से ज़्यादा किराएदार वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर गांव में जहाँ लोग अपना बेडरूम है उसके बराबर 4 भैंस भी रखते हैं, और उसके जो गोबर होता है उसको नालियों में बहाने का काम करते हैं। थोड़ा विपुल गोयल कोई भगवान नहीं है या कॉरपोरेशन कोई नहीं है कि झंडी घुमाएगी सारा काम हो जाएगा। लोगों को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, उसका सीवरेज सिस्टम बड़ा बने, क्योंकि वो गाय भैंसों का गोबर भी उसमें जा सके। उसके हिसाब से हमने सारी की सारी जो है नई डीपीआर बनाई है। 50 करोड़ रुपए की परियोजना है सिर्फ अकेले एक गांव के अंदर। विपुल गोयल की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 गांव हैं, चारों गांवों का ऐसे, कल को आप जाएंगे बुढ़ैना गांव, वहां के अंदर भी हमने 28 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाकर टेंडर लगा दिया है। तो सभी पर काम चल रहा है और तेजी से। मैंने कहा ना, लोगों ने मुझे 5 साल का मैंडेट दिया है, और डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। जो मैंने डेवलपमेंट 16 के अंदर कर दी थी वो आज तक सस्टेन रहेगी, वो तो दोबारा भी तो जरूरत पड़ेगी ना, हर किसी की लाइफ है। और डेवलपमेंट एक रेगुलर प्रक्रिया है जो कि निरंतर जरूरत है। आज मैंने सारी सड़कें बना दी है, सब बढ़िया बना दिया, कल खराब नहीं होगा, हाउ इट्स पॉसिबल? तो ये निरंतर प्रक्रिया है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब विपुल गोयल दोबारा चुनाव में जाएगा, सी गांव के लोगों से जो वादे किए थे, जब वादे डिलीवर होंगे तभी विपुल गोयल में वोट मांगने जाएगा। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, विपुल गोयल वोट मांगने नहीं जाएगा, वादा नहीं पूरे करता। तो इसका डीपीआर बन गया, मतलब डीपीआर भी लोगों को बन गया, जानकारी नहीं होगी। अच्छा है इस कार्यक्रम के जरिए। तो हाँ, तो डीपीआर में टेंडर भी लग गया है। हाँ, मतलब उनको तो और पता नहीं काफी होगा। काम हो भी गए उसमें, चाहे जोड़ का काम हो, जोड़ को और बेटरमेंट करने का काम हो, लाइटिंग का काम हो, वहाँ पर जो एक नया सामुदायिक भवन है उसके लिए हम लोगों ने टेंडर पास कर दिया है, उसका काम शुरू होने के बहुत सारे काम चल रहे हैं। अकेले गांव के अंदर ही 50 करोड़ रुपए लगे और उससे भी ज्यादा हम लगाएंगे, आपको मैं विश्वास है। ठीक है, आपने अभी जैसे नालियों की बात की कि ये भी सही बात है कि कई बार हम सरकार को, एमएलए एमपीज को दोष देते हैं। और मैं कई बार कहता हूं लोगों को कि आपके घर के सामने जो नाली है
उसको आपने इंक्रोच कर लिया है। घर का सारा कूड़ा आप उस नाली में डालते हैं, पॉलीथीन उस नाली में डालते हैं, तो कोई जवाबदेही जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। बहरहाल आप लोकल बॉडीज जो है उसके भी आप मंत्री हैं, बारिश का वक्त आ रहा है ना, तो बीच में एक सवाल मैं ये भी कर समझना चाहता हूँ, हर बार जब बारिश आती है तो हाय तौबा मचती है, ये डिपार्टमेंट आपके पास है, क्या तैयारी है चूंकि बरसात सर पर है? देखिए, जैसे अभी आपने बात कही कि घर के आगे नाली है, लोग उसे इंक्रोच कर लेते हैं, उसकी सफाई का काम नहीं कर सकते। सेम पोजीशन ड्रेनेज पाइप्स की है। लोग अतिक्रमण करना अपना राइट समझते हैं, लेकिन सिविक सेंस होने के साथ साथ अगर सरकार का कॉपरेशन करें कि इनको ना अतिक्रमण करें, लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा भी जो है मैं यही नहीं कहूँगा उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाकर मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकता। तो फरीदाबाद के अंदर पिछली बार 60 से 70% इजाफा था कि जो पानी भर भी रहा था तो घंटे 2 घंटे के अंदर निकल जा रहा था, और हमने उस पर बहुत काम किया है। आने वाले दिनों में हमें 90% सक्सेस इस पर मिलेगी। इस बारिशों के अंदर पानी भरेगा नहीं, या कहीं भरेगा तो 1 घंटे के अंदर अंदर निकल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। ठीक है, एक सवाल और जो आपके इलाके के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये कार्यक्रम ऐसा है जो एकदम विधानसभा लेवल पे ही है, बड़े वाले मसले के लिए तो ईरान, इराक, अमेरिका के लिए मोदी जी हैं, बाकी राहुल जी हैं ही। हमने कहा इस कार्यक्रम में हम सीधे यहाँ वाली बात कर लेंगे। कई लोगों ने मुझसे कहा कि एक सवाल जरूर जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि टाउन पार्क में सौंदर्यीकरण के लिए शायद 9 करोड़ रुपए की घोषणा आपने की है। कुछ लोगों का कहना है कि इलाका पहले से ही ठीक ठाक है, फिर इतना जो वहाँ खर्च कर रहे हैं कहीं और कर सकते थे, इसमें क्या है मसला? नहीं नहीं, आप देखिएगा, जब मैं 1.5 साल पहले दोबारा विधायक बना, उस टाउन पार्क के अंदर हम सब लोग, क्योंकि वो हमारे लिए प्राइड है, शहर के सेंट्रली लोकेटेड इतना बड़ा पार्क है और सब लोगों की लाइफ लाइन है। सुबह मॉर्निंग वॉक से लोग शुरू करते हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो उसकी जो जिस तरीके से रख रखाव था, मैंने कहा ना, हर किसी का इंटरेस्ट हो जाता है, कोई किसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, किसी में नहीं लेता, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेवारी तो निभाते हैं। लेकिन विपुल गोयल का इंटरेस्ट इन पार्कों में बहुत ज़्यादा रहता है, प्लांटेशन के अंदर। तो हम गए तो वहाँ पर हमने उसको स्वच्छता से लेकर, मेंटेन से लेकर, बाथरूमों को अपग्रेड कराने से लेकर सब काम किए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जो पुराने फाउंटेन थे, पुरानी बाउंड्री थी, एस्ट्रोटर्फ की बात थी, बुजुर्ग लोग चले तो उनके घुटने खराब ना हो, और वहाँ पे लाइटिंग की सुविधा हो, और ज़्यादा उसे खूबसूरत बनाया सके, उसके लिए 9 करोड़ रुपए हमने सेंक्शन कराकर उसको हमने काम को चालू भी करा दिया 1 महीने पहले। आप देखेंगे टाउन पार्क के अंदर काम चल रहा है, एक योग वाटिका हो, लोग वहाँ पर योगा करने के लिए आते हैं, उस तरीके का काम। तो मैंने कहा ना, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। जो चीज़ जैसी आज बेटरमेंट नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज एक स्पष्ट संदेश है कि हरियाणा के अंदर इनोवेशन, नई चीज़ें, और हमने तो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का भी निर्माण किया है, जो इसी सरकार के अंदर हुआ है। तो बेटरमेंट होनी चाहिए, वेस्टेज ना हो, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए। आप देखेंगे कि टाउन पार्क के अंदर जो सारी चीज़ें, उनको और बेटर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो चीज़ें पुरानी खराब हो गई थी उनको बदल कर नई लगाने का काम। ठीक है, एक और सज्जन है जो आपसे बेइंतहा इश्क करते हैं, जरा उनको भी गौर से सुन लीजिए, सुनाइए। ये 5 साल पहले भी यहाँ पे मंत्री एमएलए रह चुके हैं, 1.5 साल से ज्यादा अब समय हो गया है। फरीदाबाद विधानसभा की एक एक समस्या से वाकिफ हैं, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं, साफ कहना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं, अब पता है कि मैं सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। आज फरीदाबाद जैसे का तैसा ही है। इस फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल लोगों को गुमराह किया गया है, धोखा दिया गया है। बस यहाँ पे कुछ खजूर के पेड़ जरूर लगा दिए गए, पेड़ों के नाम पे वो भी सूख गए हैं। मैं माननीय विधायक और हमारी यहाँ पे बीजेपी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन जो समय उनके पास हो, समय और जगह भी, समय उनका, टाइम उनका, मैं जगह बताऊंगा, मेरे साथ चले, मैं उनकी विधानसभा में ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां लोग उनके आते ही समस्याओं को लेकर खड़े हो जाएंगे। मैं 10 में से सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर देना चाहूंगा, सिर्फ ओनली 1, वो भी इस सरकार के सभी मंत्रियों को, विधायकों को, पार्षदों को,
कि इन्होंने बस अपनी जो इनकी खुद की जो ड्रेसिंग अप सेंस है, जो अपनी साज सज्जा है, जो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जो अपनी गाड़ियां हैं, उसको बड़े अच्छे ढंग से मेंटेन करते हैं। उसके लिए इनको 1 नंबर दिया। मतलब 1 नंबर भी देखिए, जिस व्यक्ति के पास नंबर देने की अथॉरिटी ना हो, जो कुछ ना हो, आप उससे नंबर लेंगे तो उस नंबर देना नंबर लेना क्या जानता है? जज को भी एक जस्टिफिकेशन तो चाहिए। ये जस्टिफिकेशन दे पाएंगे? मैं चलो इनके मुद्दे पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना, ये हमारी बड़ाई करके जिस भी पार्टी में भी हैं, क्या उससे बाहर जाना चाहेंगे क्या? आप खुद सोचिए। मैंने कहा ना कि बार बार इस बात के लिए पैमाना जो है फूटे हैं। अभी 2025 के अंदर चुनाव हुआ था नगर निगम का, और हरियाणा फरीदाबाद की जो मेयर है ना, वो सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी इतिहास के अंदर। हाँ, 3 लाख से अधिक वोट से जीती है। तो ये किस लिए? ये पैमाना है, ये जनता देगी वोट। इनकी बातों पे नहीं चलेगा काम कि विपुल गोयल ऐसा है या कोई और नेता ऐसा है, हमारा एमपी ऐसा है, हमारा पार्षद ऐसा है। यहाँ पर सारे के सारे लोग डेडिकेटेड लोग हैं, काम कर रहे हैं। और रही कमी की बात, मैं नहीं कहता कि कोई कमी होगी। अभी इनके घर चलिए या हमारे घर चलिए, हो सकता है कोई टूटी चूरी हो, किसी कमरे का बल्ब काम ना कर रहा हो। ये डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ ग्लास को खाली ना देखकर ग्लास को भरा हुआ भी देखना चाहिए। अच्छी बातों का भी अगर ये जिक्र करेंगे, फिर कहेंगे कि ये कमी रहेगी, इन्हें दूर कीजिए। हम बताएंगे कि हमारे इस एजेंडे के अंदर ये है या नहीं है, और आपने बताया, आपका धन्यवाद। हम उसे करने का काम करेंगे, क्योंकि ये भी जनता के बीच में ही रहते हैं, अपने आप को जनता का सेवक बनते हैं। आरोप प्रत्यारोप क्या है? आज तो आरोप किसी पे भी लगा दो, लेकिन ये जनता सब जानती है कि कौन क्या काम कर। आपके पड़ोस में इसी जिले में पड़ जाता है पृथला, हालांकि वो पलवल, लेकिन इलेक्ट्रल हिसाब से वो इधर है। इसी कार्यक्रम में तेवतिया जी थे, जो पिछले संडे को उनका कार्यक्रम आया। वो कह रहे थे कि पृथला में आइए और डेवलपमेंट का काम देखिए। हमने कहा आपके जिले में फरीदाबाद से पलवल तक इतने सारे मंत्री हैं, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक। उन्होंने कहा कि हम सबसे मिलते हैं, लेकिन गलत, झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। एक बार भी मुझसे नहीं मिले आज तक। मैं यूएलबी मिनिस्टर हूँ और बहुत सारे एरिया मेरे अंडर आता है, उसमें वो कभी नहीं मिले। और रही 2014 से 19 तक की मैं बात करता हूँ, आप किस किस की बातें कर रहे हैं? जो आदमी को रिलेवेंस ही नहीं रखता, जिनको जनता ने नकार रखा है, ऐसे लोगों की आप अगर वर्डिंग सुनाएंगे। तेवतिया जी एमएलए अभी पृथला वो से। एमएलए जिस तरीके से एमएलए क्या कैसा है सब आपको पता ही है। आज जनता के बीच में क्या जनाधार है और किस तरीके की उनकी शब्दावली और बर्ताव होता है। वरना आदमी अगर सेवक हो, अपोजिशन के अंदर भी बहुत काम होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबके विकास पर काम करती है। जो व्यक्ति आए उनके काम करने का कभी भी ये नहीं करते कि हम पार्टी से नहीं देखते, उनकी समस्याओं को जन समस्या समझकर उस पर काम करने का काम करते हैं। उसी का ही वो आपने देखा ना कि कितने सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट जो कांग्रेसी हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम किया। यही सबका साथ सबका विकास, यही एजेंडा हमारा है। ये तो बीजेपी वो वसुधैव कुटुंबकम वाले हिसाब से चलती है। 2014 से कि उधर वाला भी अपना पृथला विधानसभा के अंदर जितने काम हुए, टेकचंद शर्मा जी वहां से विधायक थे और उन्होंने हमारी पार्टी को समर्थन दिया हुआ था। वहाँ 2 ITI और एक जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाने का काम किया। 13 सरकारी इंस्टीट्यूशन वहां पर बनाने का काम किया। अरे भैया आप जाइए तो सही, मांगिए तो सही, कुछ बात तो रखिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप घर में बैठे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के पृथला के अभी जो मौजूदा एमएलए हैं वो सीरियस नहीं है डेवलपमेंट को लेकर? कोई एजेंडे के साथ नहीं आते। आरोप की कोई राजनीति नहीं होती है। आप कहिए हमारा ये काम है, इसे कीजिए, ये काम है। और वो कभी मिले नहीं? कभी नहीं मिले वो एजेंडे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो मिलते हैं, लोग काम नहीं करते। मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि सीधा पूछ लेता हूं। नहीं मिलते, मुझसे तो नहीं मिले, किसी और से मिले हो तो मुझे पता नहीं। आपसे नहीं मिले? जबकि हमारे फरीदाबाद के विधायक है। हमारा तो देखिए समाज में रहते हैं, भाईचारा पहले, बाकी सब बातें तो बाद में है। उसके नाते भी कभी नहीं मिले कि यार विपुल जी ये काम है, ये बातें कोई कभी। चलिए अच्छा है, पब्लिक सुनेगी, जनता जो जनार्दन है वो दोनों पक्ष की बात सुनेगी। एक मसला और है, बहुत गंभीर है। एक आगरा कैनाल है, 1864 में शायद शुरू हुआ, 68 में, 1874 में बन के तैयार हो गया था। अब वो उस कैनाल में पानी आ रहा है। मैं आज गया था देखने के लिए। उसमें पानी इतना प्रदूषित है, 225 किलोमीटर शायद आगरा तक की उसकी लंबाई है। अब वो इतना पॉल्यूटेड है और कई जगह पे मैंने खुद जाकर के देखा सीवरेज का पानी गिर रहा है।
मैंने पूछा ये कहाँ का है? ये कहा इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, वेस्ट है जो गिर रहा, और जहाँ पानी गिर रहा था आप यकीन करेंगे विपुल जी, फुटेज है हमारे पास, झाग इतना उठ रहा था, वो खुद ब खुद बता रहा था कि इसमें केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे गांव जो आसपास में बसे हैं उसमें कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर मसला है और आपके जैसे सीरियस व्यक्ति से ये ज़रूर उम्मीद की जाएगी जो आपके इलाके से होके गुजर नहीं, रहा है। देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हम लोग इस पे पहले भी बहुत चर्चा करते रहे हैं और दिल्ली का जो प्रदूषण जिस तरीके से सीवरेज उसके अंदर डायरेक्ट यमुना में गिरने का काम था, ये उसी की ट्रिब्यूटरी है, उसी से चलकर ये नहरें हमारे यहाँ पर आती है। और अब आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब से नई सरकार बनी है किस तरीके से उस पर काम चल रहा है। 1400 करोड़ से ज़्यादा के उन्होंने नए STPs लगाने की घोषणा की है। और फरीदाबाद के अंदर भी हम लोगों ने 3 नए 200 MLD के STPs लगाए, 2 चालू हो गए, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके तहत उन सारी लाइनों को जोड़कर इसको जो पोल्यूशन की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी पोल्यूशन जब तक दिल्ली से आना बंद नहीं होगा ये नहर पूरी साफ नहीं हो सकती। लेकिन दिल्ली की सरकार भी जब से वहाँ पर नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वरना केजरीवाल सरकार के अंदर हम लोग जाकर ज्ञापन देते रहे। इससे हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, पलवल, मेवात और गुरुग्राम चारों इससे इफेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर जल्दी, और मैं आपकी बात से कोई गुरेज नहीं करता, सहमत हूँ, सिर्फ किसी आरोप को नकारने से बात नहीं बनती। वो कोई गलत है, कोई चीज़ को हम ठीक कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इस पे अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और हमारे एजेंडे में है, इस पर हम बहुत काम करेंगे भी और आने वाले दिनों में इस पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार में एक जिम्मेदार जवाबदेह मंत्री भी हैं। हर MLA एक सपना देखता है कि उसके इलाके में ये डेवलपमेंट हो। अगर पब्लिक ने, जनता ने मौका दिया तो हम 5 साल में हमारे ये सपने हैं, हम इसको कोशिश करेंगे कि वो पूरा हो जाए। इंसान कोशिश कर सकता है। तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के आपके मन में कुछ होंगे ड्रीम्स कि इसको मैं अगर मौका मिला और मेहनत की मैंने तो ऐसा 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 कर दूंगा 2029 चुनाव के पहले। देखिए 5 काम बड़े। विपुल गोयल प्लानिंग तो बहुत की हुई है, बहुत करता भी है और हम लोग धरातल पर भी उतार रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ जो फरीदाबाद के लोगों के सपनों का फरीदाबाद बने और ये दिल से कहें कि NCR के अंदर हमारा फरीदाबाद नंबर 1 है, विपुल गोयल ऐसा फरीदाबाद। ठीक है, मतलब कुछ वैसा बताना चाहेंगे कि ये 4-5 काम है? देखिए 4-5 काम क्या, 85 काम करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। आप आना फिर 29 से पहले, फिर बताएंगे आप। वो तो हम 27, 28, 29 रेगुलर वेलकम करेंगे और हर साल का प्रोग्रेस बताते रहेंगे आप। चलिए, क्योंकि अभी वाले में तो सब पे DPR चल रहा है। ठीक है, अभी 1-1.5 साल हुए हैं तो जाहिर है पहले DPR बनेगा, DPR के बाद ही वो जमीन पे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपुल गोयल जी थे, समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आदत से भी लाचार हूँ, नीम का पत्ता, करेले का जूस नेताजी के लिए भी अच्छा है और हल्के के लिए भी बहुत अच्छा है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हल्के से यानी विधानसभा उस कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए जो बुनियादी मसले हैं, जो आपके मसले हैं, वो मैं उनसे पूछ सकूं। बाद बाकी आपने विपुल जी को सुन लिया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और मैं अपने लिए और मीडिया के लिए भी कहता हूं कि मीडिया जज नहीं है, महाभारत का संजय है, सिर्फ आंखों देखा हाल बताता है। आपकी बात इन तक पहुंचा दी, इनकी बात आप तक पहुंचा दी। लोकतंत्र में आप मालिक हैं, आप तय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली चौपाल में एक और मेहमान, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।